हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नुक्ता चीन पर। किसी हिस्टोरिकल ड्रामा को जज करने के दो तरीके होते हैं। एक तो उस एपिक स्केल पर बने सिनेमा को हम मनोरंजन की कसौटी पर कसें, और दूसरा कि वो ऐतिहासिक रूप से कितना सच्चा, कितना पारदर्शी है और कितना किसी एजेंडा के तहत बना है। इस दूसरी कसौटी पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान पर बनी किसी भी फिल्म को तौलना थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक इतिहास यानी कि फैक्चुअल हिस्ट्री कम ही मिलती है और ज्यादातर वक्त लोक कथाओं और महाकाव्यों का सहारा लिया जाता है। इसलिए इस दूसरी और मुश्किल कसौटी पर हम इस फिल्म को वीडियो के आखिर में थोड़ा सा कसेंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं इस फिल्म के मनोरंजक होने की, जो कि सच बताऊं तो कोई खास मनोरंजक है नहीं। हिस्टोरिकल पीरियड फिल्म में जिस तरह की इंटेंसिटी और रोमांच दर्शकों की रगों में भरने की जरूरत होती है, वो यहाँ अधिकतर वक्त नदारद रहता है और केवल इस फिल्म का क्लाइमैक्स अपने विषय और अपने सम्राट से जुड़ी शौर्य गाथाओं के साथ सही में न्याय कर पाता है। फिल्म का पहला हाफ ठीक है, जब किरदार स्थापित हो रहे होते हैं, भव्य सेट देखने को मिलते हैं, वीएफएक्स का अच्छा इस्तेमाल होता है और कुछ एक्शन दृश्यों से समा बांधने की कोशिश होती है। फिल्म के शुरुआती 10 मिनट तो वाकई आपको दम साध कर ही देखने पड़ेंगे, लेकिन फिल्म कमजोर पड़ती है अपने सेकंड हाफ में, जब स्क्रीन प्ले में गहराई का अभाव होना साफ दिखता है और निर्देशक चंद्रप्रकाश द्विवेदी अपनी फिल्म को किसी हिस्टोरिकल धारावाहिक के किसी सपाट एपिसोड की तरह ट्रीट करते हैं। भारी भरकम संवाद, एकदम बेजान एक्शन सीक्वेंसेस, मोहम्मद गौरी के साथ हुए तराइन के दूसरे और महत्वपूर्ण युद्ध को झटपट निपटा देना, महिला सशक्तिकरण का लंबा चौड़ा सबप्लॉट जो किसी मासूम बच्चे को भी समझ आ जाए कि एक ठूसा हुआ एजेंडा है, तिस पर पद्मावत के स्तर का जौहर का ग्लोरिफिकेशन। इसका आखिर क्या मतलब हुआ कि एक तरफ तो महिलाएं ओजस्वीपूर्ण गाना गा रही हैं, योद्धा बन गई मैं, और उसके तुरंत बाद ही जौहर में अपने आप को आग के हवाले कर रही हैं, जिसे कि पूरी कलात्मकता के साथ निर्देशक साहब पेश भी कर रहे हैं। साथ ही फिल्म की लंबाई भी एक एपिक हिस्टोरिकल ड्रामा के लिहाज से बेहद कम है। 2.25 घंटे की फिल्म में सम्राट पृथ्वीराज के किरदार के अलावा किसी और किरदार से कोई जुड़ाव हो ही नहीं पाता है, और खासकर मोहम्मद गौरी को इस कदर सतही बना दिया जाता है कि वो नायक के टक्कर का कभी लगता ही नहीं। याद कीजिए पद्मावत में रणवीर सिंह के खिलजी को, और हाल ही में आई सीरीज द एम्पायर में डिनो मोरिया के शहबानी खान को। अगर खलनायक खूंखार न हो तो हिस्टोरिकल फिल्मों में नायक का नायकत्व सर चढ़कर कम बोलता है। फिर सम्राट पृथ्वीराज का क्राफ्ट और स्टोरी टेलिंग भी ऐसी नहीं है कि निर्देशक चंद्रप्रकाश द्विवेदी की आप अलग से तारीफ कर सकें। कई जगह संजय लीला भंसाली का प्रभाव साफ नजर आता है, लेकिन उस स्तर का ड्रामा क्रिएट करने में निर्देशक सफल नहीं हो पाते हैं। आशुतोष गुवारेकर की जोधा अकबर भी खूब याद आती है, जिसमें भी एक प्रेम कहानी थी जिसे समाज स्वीकार नहीं कर रहा था, और लंबे चौड़े खाली मैदान में दुश्मनों से हुआ एक एपिक युद्ध था। लेकिन जितनी खूबसूरती से उस फिल्म में प्रेम कहानी को दर्शाया गया था, रोचक पटकथा और रहमान साहब के सुंदर संगीत की बदौलत उसका 1 ग्राम हुनर भी यहाँ पृथ्वीराज और संयोगिता की प्रेम कहानी को सुंदर और रुमानी बनाने के लिए इस्तेमाल होता तो फिल्म काफी ज्यादा असरदार साबित हो सकती थी। लेकिन इस प्रेम कहानी ने रत्ती भर भी दिल को छुआ नहीं। और जोधा अकबर से ही याद आया, ऋतिक रोशन ने जिस समर्पण के साथ अकबर का किरदार निभाने के लिए जमकर मेहनत की थी, काश कि उसकी आधी भी अक्षय कुमार कर लेते तो वे सम्राट पृथ्वीराज के एक यादगार सिनेमाई अवतार के तौर पर हमेशा याद किए जाते। ये सच है कि उनका अभिनय उतना खराब नहीं जितना ट्रेलर देखकर आशंका जगी थी, लेकिन चलता हुआ अभिनय और डेडिकेशन के साथ किए अभिनय का फर्क बेहद साफ नजर आ ही जाता है। कई दृश्यों में तो वे बाला ओ बाला का ही एक्सटेंशन लगते हैं, और जिनमें नहीं भी लगता है कि वो सिंसियर अभिनय कर रहे हैं। उन दृश्यों में भी उनकी नकली मूछें और मॉडर्न हेयर स्टाइल आंखों को बेहद चुभती है, और वे हमेशा डायलॉगबाजी करते अक्षय कुमार ही रहते हैं, कभी भी पृथ्वीराज चौहान नहीं बनते। क्लाइमैक्स में वे जरूर फपते हैं, लेकिन अपना वॉइस मॉड्यूलेशन तक वे एक प्राचीन मजबूत किरदार के लिए बदलने की जहमत नहीं उठाते, और कई एक्शन दृश्यों में सच में अजीब अजीब से एक्सप्रेशंस भी देते हैं। साफ है कि उन्होंने कम मेहनत में एक बड़े बजट की फिल्म में अभिनय करने का बीड़ा उठाया, और फिर उसे ढेर सारा पीआर और पॉलिटिकल करेक्टनेस देकर अथाह बस भी क्रिएट कर लिया। थोड़ी ज्यादा मेहनत अभिनय करने में करते तो इतना सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
अब बात सम्राट पृथ्वीराज की हिस्टोरिकल एक्यूरेसी की, जिस पर अलग से एक लंबा चौड़ा वीडियो बन सकता है। निर्देशक चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने अपनी फिल्म को बहुत कन्वीनियंटली पृथ्वीराज रासो नाम के एक महाकाव्य पर आधारित कर बनाया है, जिसे कि पृथ्वीराज चौहान के दोस्त और दरबारी कवि चंदवरदाई का लिखा बताया जाता है। अब समझने वाली बात यह है कि इस महाकाव्य को इतिहासकार हिस्टोरिकली एक्यूरेट नहीं मानते हैं और माना जाता है कि महाकाव्य एक दरबारी कवि ने अपने राजा की स्तुति में लिखा था और बढ़ चढ़कर बातों को पेश किया था, जैसे कि उस दौर में हर दरबारी कवि और लेखक अपने राजा महाराजाओं का महिमा मंडन करते थे, चाहे वो मुगल बादशाह हो या फिर हिंदू राजा। एक ये भी बात कही जाती है कि महाकाव्य पृथ्वीराज चौहान के दौर में लिखा ही नहीं गया, बल्कि उनकी मौत के 400-500 साल बाद लिखा गया एक काव्य है, जिसे कि बाद के दशकों में लोक कथाओं के माध्यम से स्वीकृति मिली। बहरहाल जो भी हो, कई सारे इतिहासकार एकमत हैं कि इस महाकाव्य में संयोगिता हरण के बाद जो सबसे मशहूर वाकया है कि सम्राट ने अंधे होने के बावजूद चंदवरदाई की मदद से मोहम्मद गोरी को उसके ही घर में मार दिया, जो कि इस फिल्म का भी क्लाइमैक्स है। वो असल में ऐतिहासिक रूप से सच्ची घटना नहीं है, क्योंकि माना जाता है कि मोहम्मद गोरी सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद भी 14-15 साल तक जीवित रहा था और 1192 ईस्वी के तराइन के दूसरे युद्ध में उन्हें हराने और बंदी बनाने के 2 साल बाद 1194 ईस्वी में उसने चंदावर के युद्ध में जयचंद्र को भी हराया और मार डाला था। इसलिए जब आप इस फिल्म को थिएटरों में देखें तो इसे इतिहास का सही वर्जन समझकर ना देखें, बल्कि घर आकर सम्राट पृथ्वीराज चौहान से जुड़ी तमाम तरह की ऐतिहासिक बातों को इंटरनेट पर खोज कर पढ़ें और फिर अपना अनबायस्ड नजरिया खुद बनाएं। मेरी तरफ से इस साधारण हिस्टोरिकल ड्रामा को केवल 2 स्टार। इस विषय में बहुत सारी संभावनाएं थीं, जिन्हें अक्षय कुमार और चंद्र प्रकाश द्विवेदी की जोड़ी बदकिस्मती से एक मनोरंजक और ज्ञानवर्धक सिनेमा का रूप देने में सफल नहीं हो पाती है। रिव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।